सभी दोस्तों का आज के इस सेशन में स्वागत है। लिमिटेशन एक्ट की जब हम बात करते हैं तो लिमिटेशन एक्ट के सभी सेक्शंस को टोटल अराउंड 32 सेक्शंस हैं इसमें और एक शेड्यूल है। 32 सेक्शंस और शेड्यूल को सेक्शंस वाले पार्ट को 5 हिस्सों में बांटा गया है और उनमें से पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात मैं आज की क्लास में पार्ट 1 और पार्ट 2 से अपनी बात शुरू करने वाला हूं। पार्ट 1 में हम क्या पढ़ते हैं? पार्ट 1 से पहले एक्ट का प्रियम्बल गिवन है। पार्ट 1 में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट यानी डेफिनेशंस वगैरह के बारे में बात की गई है। एक्ट के एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात की गई है। इसका जिक्र हमने अर्लियर क्लास में अच्छे से कर लिया है। और जहाँ तक पार्ट 2 का सवाल है तो पार्ट 2 में टोटल जो ये 10 सेक्शंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं और इन 10 सेक्शंस में से मैं सबसे पहले सेक्शन 3 को डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सेक्शन 3 को डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ, एक एक वर्ड इसका क्लियर करने वाला हूँ। सेक्शन 3 के ऊपर पूरा एक्ट जो लिमिटेशन एक्ट है ये सेक्शन 3 की नॉलेज पे बेस्ड है। अगर आपको सेक्शन 3 की वर्डिंग समझ में नहीं आई, सेक्शन 3 आपको अच्छे से नहीं समझ में आया तो लिमिटेशन एक्ट के ऊपर कभी भी आपका ग्रिप नहीं बनेगा, कभी भी आप इसको बेहतर तरीके से नहीं सीख पाएंगे। तो आइए दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सेक्शन 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। जब भी आप लिमिटेशन एक्ट का पार्ट 2 की हेडिंग पढ़ेंगे तो लिमिटेशन ऑफ सूट्स, अपील्स एंड एप्लीकेशंस, यानी जब आप लिमिटेशन पीरियड के बारे में बात करते हैं तो लिमिटेशन पीरियड सिर्फ सूट्स के लिए नहीं है, सिर्फ केसेस के लिए नहीं है, लिमिटेशन अपील्स के लिए भी है, एप्लीकेशंस के लिए भी है। आइए इस बात को, शाबाश, कंसेप्ट ऑफ लिमिटेशन इज एप्लीकेबल ऑन, आइए ध्यान से आपने बात को सुनना है, ठीक है? तो शाबाश। Concept of limitation is applicable on ध्यान से अपने बात को सुनना और समझना है। Concept of limitation is applicable on suits, appeals and applications. And applications. सूट्स, नंबर फर्स्ट, सूट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है। यूजुअली लोग क्या सोचते हैं कि कंसेप्ट ऑफ लिमिटेशन इज मेंट ओनली फॉर सूट्स, बट ऐसा नहीं है। कंसेप्ट ऑफ लिमिटेशन सूट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है, अपील्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है और थर्ड है एप्लीकेशंस के ऊपर भी एप्लीकेबल है। तो पार्ट 2 की हमने हेडिंग का एनालिसिस किया है कि पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ना है। लिमिटेशन ऑफ सूट्स, यानी जब आप लिमिटेशन की बात करेंगे, लिमिटेशन ऑफ सूट्स, अपील्स एंड एप्लीकेशंस, तीनों के लिए हमें लिमिटेशन के कंसेप्ट को पढ़ना है। अब सेक्शन 3 से बच्चों शुरुआत करेंगे। सेक्शन 3 की एक एक वर्ड को, एक एक बात को मैं आपको समझाऊंगा। सेक्शन 3 की हेडिंग है बार ऑफ लिमिटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार ऑफ लिमिटेशन? सेक्शन 3 इज द ऑपरेटिंग सेक्शन और सेक्शन 3 के बिना हम लिमिटेशन एक्ट की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। तो सेक्शन 3 का फर्स्ट जो क्लोज है वो क्या कह रहा है, आइए उसे समझने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 4 to 24 इंक्लूसिव,
यानी 4 to 24 में जो रूल्स दिए हैं सब्जेक्ट टू देम, यानी उनको उनके अकॉर्डिंग आपने लिमिटेशन के कंसेप्ट को एप्लीकेबल करना है। ठीक है, सेक्शन 3 जो बात कह रहा है वो एक अलग है, और सेक्शन 4 to 24 जो बात कह रहे हैं वो अलग है। सेक्शन 4 to 24 में जो रूल्स आप पढ़ोगे, ठीक है, लिमिटेशन पीरियड को जब आप एप्लीकेबल कर रहे हो, आप लिमिटेशन की रोक लगा रहे हो, किसी सूट को फाइल नहीं होने दे रहे ड्यू टू सेक्शन 3, किसी एप्लीकेशन को फाइल नहीं होने दे रहे ड्यू टू सेक्शन 3, किसी अपील को आप फाइल नहीं होने दे रहे ड्यू टू सेक्शन 3। जब सेक्शन 3 की वजह से किसी केस को, किसी सूट को, किसी अपील को रोक रहे हो, तो रोकने से पहले ये देख लेना कि सेक्शन 4 to 24 की जो प्रोविजंस हैं वो ब्रीच नहीं होने चाहिए। सेक्शन 4 to 24 को भी आपने ध्यान रखना है, सेक्शन 4 to 24 की बातों को भी अच्छे से समझना है, फिर सेक्शन 3 को अप्लाई करना है। क्योंकि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस, क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 4 to 24 बोथ इंक्लूसिव, ताकि पढ़ने वाले के मन में कोई डाउट ना आ जाए, पढ़ने वाले के मन में कोई शंका ना आ जाए, पढ़ने वाले के मन में कोई तकलीफ ना हो जाए उसे, तो 4 को वो एक्सक्लूड ना कर दे या 24 को भी वो एक्सक्लूड ना कर दे। इसीलिए साथ में ब्रैकेट में लिख दिया कि बोथ इंक्लूसिव, दोनों को इंक्लूड करके चलना है। सब्जेक्ट टू प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 4 to 24 बोथ इंक्लूसिव, एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड, एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड, अपील प्रेफर्ड एंड एप्लीकेशन मेड। देखो, सूट के साथ तीनों वर्ड्स को, तीनों कंसेप्ट्स को वो अलग अलग करके दिखाना चाहता है, इसीलिए वो तीनों कंसेप्ट के साथ अलग अलग वर्ड यूज कर रहा है। किसी सूट को जब आप फाइल करते हैं तो इंस्टीट्यूट, कोर्ट क्या है, एक इंस्टीट्यूट है, वहां आप फाइल करते हैं तो वर्ड यूज किया इंस्टीट्यूटेड। एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड, अपील प्रेफर्ड, अपील को आप प्रेफर करते हैं, आगे फॉरवर्ड करते हैं। एप्लीकेशन मेड आफ्टर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, ठीक है, आफ्टर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड को आपने यहाँ ध्यान देना है। यानी तीनों बातों को आपने गौर फरमाना है कि जब आपने कोई, सिंपल भाषा में बोलूँ, जब भी आपने कोई सूट फाइल किया, कोई अपील करी किसी कोर्ट को, या किसी कोर्ट को कोई एप्लीकेशन करी, किसी अथॉरिटी को एप्लीकेशन करी, मेड आफ्टर वो एप्लीकेशन करी, यहाँ इस बात को आपने ध्यान देना है, मेड आफ्टर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। अब ये प्रेस्क्राइब्ड पीरियड क्या है, शाबाश, आपने ध्यान से बात को सुनना है और समझना है। मेड आफ्टर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, अब ये प्रेस्क्राइब्ड पीरियड क्या है, जो इस एक्ट के सेक्शन 32 के बाद शेड्यूल दिया है उसमें प्रेस्क्राइब्ड पीरियड दिया है। यानी योर केस, योर सूट, योर अपील और योर एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड, ये सेक्शन 3 कहना चाहता है। तो सेक्शन 3 क्या लगा रहा है, लिमिटेशन की बार लगा रहा है, बार ऑफ लिमिटेशन पुट कर रहा है किसी भी सूट के ऊपर, किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर और किसी भी अपील के ऊपर। लेकिन ये बार लगाते वक्त ये बात याद रखना है कि सेक्शन 4 to 24 की भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर सेक्शन 4 to 24 की नॉलेज नहीं है तो सेक्शन 3 का ये बार आप लगाओगे तो इसके अंदर टेक्निकल खामियां हो सकती हैं, इसके अंदर कुछ गड़बड़ झाला हो सकता है। ठीक है, तो अगर कोई सूट, अगर कोई अपील या कोई एप्लीकेशन लिमिटेशन पीरियड के बाद की जाती हैं, फाइल की जाती हैं, शेल बी डिसमिस्ड, आगे क्या बोलता है, शेल बी डिसमिस्ड, शेल बी डिसमिस्ड। आप ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझना, शेल बी डिसमिस्ड ऑल्दो लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेट एज अ डिफेंस। शाबाश मेरे वालों, बात समझ में आई कि नहीं आई? आइए मैं इस बात को एलोबरेट करूंगा, इस बात को डिटेल में एग्जाम्पल आपके समक्ष रखूंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, आप मेरे फ़ोन नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9818050252 और हमारी सभी सिस्टमैटिक क्लासेस www.omnigyan.com पर अवेलेबल हैं। आप इस साइट पर ज़रूर विज़िट करें। अगर आप CA, CS, CMA, LLB, जुडिशल या UPSC या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपने पार्टिसिपेट करना है तो इस साइट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत तरह की इंफॉर्मेशन आपके लिए हम इस पे अपलोड करते रहते हैं और करते रहेंगे।
आप सब लोगों का हमें सहयोग और पार्टिसिपेशन चाहिए, ताकि हमारे इस जो काम को और भी गति मिल सके और भी हमें मोटिवेशन मिल सके। शाबाश। अभी हमने क्या करना है, अभी सेक्शन 3 को देखा। सेक्शन 3 की लास्ट लाइन को मुझे आपको समझाना है। एग्जाम्पल देके मैं आपको लास्ट लाइन भी समझाऊंगा। शाबाश। एक बारी मेरे साथ सेक्शन 3 का ये जो सब सेक्शन फर्स्ट है, सेक्शन 3 सब सेक्शन फर्स्ट ऑफ पार्ट 2 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट को एक बारी आप मेरे साथ दोबारा से ये तीनों सेंटेंस को एक बारी दोबारा से मेरे साथ पढ़ेंगे। कहते हैं सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस। मेरे साथ साथ भी बोलिए आप, मज़ा आएगा आपको। लिखिए भी मेरे साथ साथ, बोलिए भी। जो एग्जांपल देता हूँ, जो बात करता हूँ, जो डायग्राम बनाता हूँ, वो सब आपने पार्टिसिपेट करना है। जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे क्लास में, लर्निंग आपकी उसी लेवल की होगी, लर्निंग आपकी बहुत बढ़िया होगी। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 4 to 24 बोथ इंक्लूसिव सेक्शंस, एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड, अपील प्रेफर्ड और एप्लीकेशन मेड, तीनों वर्ड्स के साथ, तीनों चीज़ों के साथ अलग अलग वर्ड यूज़ किया है लिखने वाले ने। बहुत खूबसूरत लैंग्वेज का उसने प्रदर्शन किया है। देखो, लिखना भी एक आर्ट है। और अगर शब्द है ना, शब्द के बराबर कोई धन नहीं है। अगर कोई लिखना जानता है, अगर कोई बोलना जानता है, अगर कोई पढ़ना जानता है, अगर कोई रिप्रोड्यूस करना जानता है, तो ये दौलत बहुत अनमोल है। और लिखने वाले की को मैं बधाई देना चाहूँगा कि जिस भी माइकल लाल ने ये लिखा होगा, क्या उसने बढ़िया अंदाज से लिखा है। तीनों कॉन्सेप्ट्स के साथ एक अलग अलग वर्ड यूज़ किया है, ताकि समझने वाले को दिक्कत ना हो, पढ़ने वाले को दिक्कत ना हो। ऐसा खूबसूरती जब हम ला पढ़ते हैं, ऐसी खूबसूरत लैंग्वेज बहुत कम देखने को मिलती है। तो शाबाश। तो अगर आप ला के स्टूडेंट हैं ना, तो आपको लैंग्वेज से प्यार होना चाहिए। देखो, अगर आप म्यूज़िक के स्टूडेंट हैं, तो म्यूज़िक से प्यार होना चाहिए, है ना आपको। सुरों से, ताल सुर जो भी वटेवर, मुझे पता नहीं। अगर आप ला के स्टूडेंट हैं और लैंग्वेज से आप घबराते हैं, डरते हैं, लैंग्वेज से प्यार नहीं है आपका, तो आप बहुत ऊंचाई तक इस फील्ड में आपकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं जाने वाली है। बहुत ज़्यादा हाइट को आप नहीं छूने वाले हैं। तो अगर आप बहुत बड़े आपके सपने हैं इस फील्ड के अंदर, तो मेरा ये आपको मशवरा है कि आप लैंग्वेज से प्यार कीजिए। आइए, अब ये लास्ट लाइन जो इसकी है, वो हम इस लास्ट लाइन के ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। शाबाश। देखिए दोस्तों, दो इंडिविजुअल्स हैं। एक है मिस्टर ए और दूसरे है मिस्टर बी। ठीक है। इन दोनों में डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप है। ए ने बी से पैसे लेने हैं, बी ने ए को पैसा देना है। राइट। शाबाश। ए इज क्रेडिटर एंड बी इज द डेटर। ए इज क्रेडिटर एंड बी इज द डेटर। ठीक है। तो यहां से पैसा ड्यू होता है, और दिस इज द लिमिटेशन पीरियड अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट। दिस इज द लिमिटेशन पीरियड। ठीक है। यहां से पैसा ड्यू होता है, यहां से मनी ड्यू होती है, और दिस इज द एक्सपायरी ऑफ द लिमिटेशन पीरियड। ये पीरियड कहाँ से आया, ये पीरियड कहाँ से आया, तो इसके बारे में लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये पीरियड कहाँ से आया। तो यहाँ पर पैसा ड्यू होता है, और यहाँ पे दिस इज द डेट। ये जो आप ये लाइन देख रहे हैं, ये जो डेट है, एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड। एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड। दिस इज एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड। और यहां से यहां तक दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ, दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ लिमिटेशन। दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ लिमिटेशन। अब यहां पर जो केस फाइल किया गया,
ठीक है, और ये जो डेट है, दिस इज द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ केस, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ केस। यहां पे केस फाइल किया गया। आप ध्यान से बात को सुनेंगे बेटा, बहुत ध्यान से बात को सुनेंगे। इस एग्जाम्पल में सेक्शन 3 का मैं रोल आपको क्लियर कर रहा हूँ कि सेक्शन 3 में आप क्या पढ़ कर आए हैं, सेक्शन 3 ने आपको क्या बात समझाई है, बहुत डिटेल में, बहुत मुझे यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं है आपको सिखाने में। अब सेक्शन 3 ये कहता है कि देखो लिमिटेशन पीरियड यहाँ पर ओवर हो गया, यहाँ लिमिटेशन पीरियड ओवर होने के बाद आप इस डेट पर केस फाइल कर रहे हैं। आप सेक्शन 3 की लैंग्वेज को देखिए, वो कहता है, सब सेक्शन फर्स्ट ये कहता है कि अगर आपने अपने केस को इंस्टीट्यूट किया है, आपने अपने सूट को इंस्टीट्यूट किया है आफ्टर द लिमिटेशन पीरियड, देन योर एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग द सूट मस्ट बी डिसमिस्ड, शैल बी डिसमिस्ड। लैंग्वेज क्या यूज की गई है, लैंग्वेज मैंने आपके सामने रखी थी, आओ एक बारी शाबाश दोबारा से देखेंगे। शैल बी डिसमिस्ड, शैल बी डिसमिस्ड, ठीक है, shall be dismissed, every suit instituted, appeal preferred and application made after the prescribed period shall be dismissed। तो इस केस में डिसमिस कर देंगे। although limitation has been set up as a defense, although limitation has not been set up as a defense। इस बात का क्या मतलब है, आइए मैं आपको समझाता हूँ कि इस बात का क्या मतलब है। सिंपल शब्दों में ये है, मैंने लास्ट सेशन में भी आपके साथ जिक्र किया था कि लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया, ठीक है, तो रेमेडी आपको नहीं मिलेगी, कोर्ट आपको रेमेडी देने से मना कर देगा। राइट आपका है, रहेगा, लेकिन आप अपने राइट को कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया और एक्सपायरी के बाद आप यहाँ केस फाइल कर रहे हैं, ठीक है। ए एक्सपायरी के बाद केस फाइल कर रहा है, तो बी अपने डिफेंस में लिमिटेशन पीरियड का जिक्र कर सकता है, ठीक है। अब जब ए बी के ऊपर केस फाइल करेगा तो यहाँ दो केसेस बनेंगे, शाबाश। ए टेक डिफेंस, बी टेक डिफेंस, बी टेक डिफेंस, बी टेक डिफेंस ऑफ लिमिटेशन, ठीक है। बी डिफेंस ले सकता है लिमिटेशन पीरियड का, मतलब क्या, बी कहेगा देखिए भाई लिमिटेशन पीरियड तो ओवर हो चुका है, अब आपका राइट ही नहीं बनता, अब आपका रेमेडी नहीं बनती, बी ऐसा कर सकता है। और दूसरा ये कि अगर बी ऐसा नहीं करता, बी डज नॉट टेक डिफेंस, बी डज नॉट टेक डिफेंस, तब क्या होगा, ठीक है। बी अगर लिमिटेशन पीरियड को डिफेंस नहीं करता, डिफेंस नहीं बनाता, या मान लो बी को पता ही नहीं, तो क्या कोर्ट सुओ मोटो, कोर्ट अपने आप लिमिटेशन को बेस बना सकता है, जी यस। तो सेक्शन 3 सब सेक्शन फर्स्ट का डिटेल में एनालिसिस यहाँ मैं आपको कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगा, और उन पॉइंट्स को मैं धीरे धीरे आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर करूँगा, और आपको नोट करना है, आपको इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से सुनना और नोट भी करना है, शाबाश। तो सेक्शन 3 सब सेक्शन फर्स्ट में जो भी हमने पढ़ा, आइए उनको हम एनालिसिस करेंगे। तो पहली बात है, कोर्ट कैन सुओ मोटो मतलब अपने आप टेक नोट ऑफ क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि पार्टी लिमिटेशन पीरियड को एज अ डिफेंस क्लेम करे, कोर्ट भी लिमिटेशन पीरियड के बेस के ऊपर किसी भी प्लेंट को रिजेक्ट कर सकता है, किसी भी प्लेंट को डिसमिस कर सकता है। तो एक तो ये वाला पॉइंट हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, शाबाश, एमसीक्यू क्वेश्चन इस पे आता है। दूसरा सवाल है क्वेश्चन वेदर अ सूट इज बार्ड बाय लिमिटेशन, दूसरा है द क्वेश्चन वेदर अ सूट इज बार्ड बाय लिमिटेशन, ठीक है। अब कोर्ट के सामने ये सवाल है कि किसी सूट को लिमिटेशन के आधार पे बार करना है, उस पे डिसमिस करना है, शुड बी डिसाइडेड ऑन द फैक्ट्स एज दे स्टूड ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट। अब कोर्ट इस बात का निर्णय कैसे लेगा, इस बात का जवाब कैसे देगा, तो जो भी जिस दिन प्लेंट फाइल की गई उस दिन कोर्ट के सामने जो फैक्ट्स होंगे उसके आधार पे कोर्ट ये डिसीजन लेगा कि लिमिटेशन के बेस पर किसी भी सूट को डिसमिस करना है या नहीं करना है, शाबाश।
तो दो बातें अभी तक हमने सीखी, ये दोनों बातों पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। पहली बात ये है कि कोर्ट ये बात कैसे डिसाइड करेगा, क्या कोर्ट खुद से लिमिटेशन को बेस बना के किसी सूट को डिसमिस कर सकता है? पहली बात, जी हाँ, कर सकता है। दूसरी बात, कोर्ट कैसे डिटरमाइन करेगा कि किसी केस को लिमिटेशन के थ्रू क्या उसकी मनमर्जी चलेगी या उसके मूड पे डिपेंड करेगी बात? नहीं, ध्यान से सुन लीजिए बात। कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा कि जिस दिन प्लेंट फाइल होती है उस दिन जो भी तथ्य कोर्ट के सामने हैं, कोर्ट उनके आधार पे ये डिसीजन देगा कि उसे बार ऑफ लिमिटेशन के बेस पर किसी केस को कैंसिल करना है, किसी केस को डिसमिस करना है या नहीं करना है। आइए, थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में है, सेक्शन 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये बात बता रहे हैं, अपॉन विच द होल लिमिटेशन एक्ट डिपेंड्स फॉर इट्स एफिकेसी। शाबाश, देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात की गई है। सेक्शन 3 वो सेक्शन है, एफिकेसी का मतलब ये होता है बेटा कि जब आप किसी काम को करने की आपके पास क्षमता होती है, आपका ऑब्जेक्टिव है, आप जज बनना चाहते हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, क्या इस काम को करने की एफिकेसी भी आपके अंदर है, यानी आप उस काम को करने में, एग्जीक्यूट करने की क्षमता भी रखते हैं। अब क्या है इस लिमिटेशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, लिमिटेशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव ये है कि ला आलसी आदमी के लिए नहीं बना, ला एक्टिव और डिलीजेंट पर्सन के लिए ला बना है, ना कि नेग्लिजेंट पर्सन के लिए ला बना है। तो सेक्शन 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लिमिटेशन एक्ट का पर्पस, लिमिटेशन एक्ट के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना चाहते हैं तो सेक्शन 3 का उसमें मेन रोल है। ये बात आपको इस पॉइंट में समझने को मिली है। सेक्शन 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन अपॉन विच द होल लिमिटेशन एक्ट डिपेंड्स फॉर इट्स एफिकेसी। ठीक है, यानी एबिलिटी टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव। एफिकेसी का मतलब ये है एबिलिटी टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव, एबिलिटी टू प्रोड्यूस सम रिजल्ट। ठीक है, जो लिमिटेशन एक्ट का जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी रिजल्ट्स ये सामने निकाल के लेकर आना चाहता है, तो सेक्शन 3 के बिना वो पॉसिबल नहीं है। इफेक्ट ऑफ सेक्शन 3 इज नॉट टू डिप्राइव द कोर्ट ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन। शाबाश। इफेक्ट ऑफ सेक्शन 3 इज नॉट टू डिप्राइव द कोर्ट ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन का मतलब मैंने आपको बताया, ये आपको पता होगा, पावर टू एंटरटेन अ केस। कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होता है कि वो किसी केस को एंटरटेन कर सकता है कि नहीं कर सकता। अब यहाँ सेक्शन 3 का मकसद कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को ख़त्म करना नहीं है। ठीक है, आप किसी केस को इंस्टीट्यूट नहीं कर पाओगे क्योंकि लिमिटेशन पीरियड ख़त्म हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट का उस केस को एंटरटेन करने की पावर नहीं है। यानी सेक्शन 3 कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को इफेक्ट नहीं करता है। इस पॉइंट को हम कैरी करेंगे अगले एक पॉइंट में, हम और इस पॉइंट को हम कैरी करेंगे। शाबाश, आप ध्यान से मेरी बात को सुनना है आपने। Decision of a court allowing a suit which had been instituted after the period prescribed is not vitiated for want of jurisdiction. आप कोर्ट के डिसीजन को, कोर्ट ने किसी भी केस को एंटरटेन किया है जो कि लिमिटेशन पीरियड के ख़त्म होने के बाद इंस्टीट्यूट हुआ है, तो आप इस आधार पे चैलेंज नहीं कर सकते उस केस को, उस कोर्ट के डिसीजन को, कि कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है। ठीक है, आपका चैलेंज करने का आधार ये नहीं होना चाहिए कि कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है, यानी कोर्ट अलाउ कर सकता है। अ डिग्री पास इन अ टाइम बार्ड सूट इज नॉट नलिटी। शाबाश। और कोर्ट ने अगर डिग्री पास कर दी है और जो कि सूट टाइम बार्ड था, यानी टाइम बार्ड सूट का मतलब होता है कि जो सूट, आप यहाँ नोट कर लीजिए, अ सूट इंस्टीट्यूटेड, अ सूट instituted after the expiry of limitation period. तो डिग्री पास्ड इन अ टाइम बार्ड सूट इज नॉट अ नलिटी। नलिटी मतलब विदाउट इफेक्ट, विदाउट एनी इफेक्ट। अगर उन सभी मुद्दों को, उन सभी फैक्ट्स को देखने के बावजूद अगर कोर्ट ने अलाउ किया है ऐसे सूट को जो लिमिटेशन पीरियड के बाद इंस्टीट्यूट हुआ है, और वो डिक्री जो होगी वो विदाउट इफेक्ट नहीं होगी, ये सेक्शन 3 का एनालिसिस है। आई होप आपने अच्छे से इसको समझा होगा।
अभी सेक्शन 3 बाकी है भाई, अभी सेक्शन 3 खत्म नहीं हुआ है। सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 की तरफ अब हम मूव करेंगे। शाबाश। तो सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 तक अभी हमने ये सब बातें शेयर करी, डिस्कस करी। अब फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट सब सेक्शन 2 क्या कहता है? अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड, ठीक है, इन एन ऑर्डिनरी केस when the plaint is presented to the proper officer, plaint is presented to the proper officer। अब इस एक्ट के पर्पस के लिए हम कब मानेंगे कि आपने केस फाइल किया? वो डेट कौन सी मानी जाएगी? जब आपने अपनी प्लेंट को प्रॉपर ऑफिसर के पास फाइल किया तो वो डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट मानी जाएगी। इन द केस ऑफ अ पॉपर, इन द केस ऑफ पॉपर, पॉपर मतलब पुअर पर्सन, यहाँ पॉपर का मतलब क्या है? पुअर पर्सन। व्हेन हिज एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू एज अ पॉपर इज मेड, जब उसने एप्लीकेशन करी एज अ पुअर पर्सन, परमिशन मांगी कि वो केस इंस्टीट्यूट करना चाहता है। पॉपर सूट में क्या होता है कि कोर्ट की फीस देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने एज अ पॉपर पर्सन किसी केस को इंस्टीट्यूट किया तो कोर्ट फीस पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। इन द केस ऑफ क्लेम अगेंस्ट अ कंपनी विच इज बीइंग वाउंड अप बाय द कोर्ट when the claimant first sends his claim to the official liquidator, आप अगर आपका कोई क्लेम है, ऐसी कंपनी के ऊपर क्लेम है जिसको कोर्ट के ऑर्डर की वजह से वाइंड अप किया जा रहा है, तो जिस दिन आप अपना क्लेम करेंगे ऑफिशियल लिक्विडेटर के अगेंस्ट, उस दिन आपके केस को इंस्टीट्यूशन डेट आपकी केस की वो मानी जाएगी। तो 3 सवाल हैं ये, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों में ये बता रहा है कि आपके केस की फाइलिंग डेट क्या मानी जाएगी, ऑर्डिनरी केस में क्या मानी जाएगी, पॉपर सूट में क्या मानी जाएगी, और अगर आप किसी कंपनी के ऊपर क्लेम कर रहे हैं तो कंपनी के ऊपर क्लेम कर रहे हैं कि जिस और उस कंपनी को कोर्ट के ऑर्डर की वजह से वाइंड अप किया जा रहा है, तो ऑफिशियल लिक्विडेटर को जिस दिन आप अपने क्लेम की कॉपी दोगे तो वो आपके केस की फाइलिंग डेट मानी जाएगी। शाबाश, ये तो पॉइंट ए था। शाबाश। Oh, in the by claim, any claim by way of set of counter claim shall be treated as a separate suit and shall be deemed to have been instituted। यानी अगर आप किसी भी सिविल केस में आपको सीपीसी में बताता हूँ तो सेट ऑफ का केस कर रहे हैं या काउंटर क्लेम कर रहे हैं, तो आज के क्लास में टॉपिक नहीं मैं बता सकता। तो आप सेट ऑफ भी एक क्लेम होता है, काउंटर क्लेम भी एक क्लेम है। तो अगर आप सेट ऑफ या काउंटर क्लेम का के लिए कोर्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी तारीख क्या मानी जाएगी? इन केस ऑफ सेट ऑफ ऑन द सेम डेट एज द सूट इन विच द सेट ऑफ इज प्लेडेड। शाबाश। इन द केस ऑफ काउंटर क्लेम ऑन द डेट ऑन विच द काउंटर क्लेम इज मेड इन द कोर्ट। सी पॉइंट है। बी पॉइंट को मैं एक बार दोबारा से आपको समझा देना चाहता हूँ। शाबाश, आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए। सेक्शन 2 का क्लोज बी ये बता रहा है कि अगर आपने सेट ऑफ या काउंटर क्लेम किया है, किसी भी केस में आपने सेट ऑफ क्लेम किया है या किसी भी केस में आपने काउंटर क्लेम किया है, तो जिस दिन आपने वो किया है उस दिन उसकी फाइलिंग डेट मानी जाएगी। और सी पॉइंट क्या कहता है? एन एप्लीकेशन मेड बाय नोटिस ऑफ मोशन इन अ हाई कोर्ट इज मेड व्हेन द एप्लीकेशन इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। हाई कोर्ट को आपने कोई एप्लीकेशन की है, तो जिस दिन हाई कोर्ट के प्रॉपर ऑफिसर को आपने एप्लीकेशन दी है वो डेट फाइलिंग डेट मानी जाएगी। तो सेक्शन 3 को मैंने बड़े ही डिटेल में आपको बताया है। कोई भी डाउट है, कोई भी आपका इसमें प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मेरे नंबर पे ज़रूर संपर्क करना। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।